हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। हमने जो है कि अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। और टुडे यानी कि आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एज आई टोल्ड यू, दोनों ही लिविंग बीइंग होते हैं, बट हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है वो एनिमल से कैसे डिफरेंट होता है और जो एनिमल होता है वो कैसे प्लांट से डिफरेंट होता है। तो अगर हम जो है कि प्राइमरी स्टेज की बात करें तो जो जितने भी मतलब सरल जीव होते हैं, फिर चाहे वो हम प्लांट की बात करें या फिर एनिमल की बात करें, उनमें जो है कि हम जो है कि बहुत भिन्नता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उच्च वर्ग के जीव होते हैं उन पे जो है कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनमें सहज ही भिन्नता की जा सकती है। बहुत ही जैसे हम प्लांट की बॉडी को देख के हम बता सकते हैं दैट इज़ प्लांट, एंड जो एनिमल की बॉडी है उसको देख के हम बता सकते हैं कि दैट इज़ एनिमल। बट जो बहुत प्राइमरी स्टेज में होते हैं, जो बहुत ही हम कह सकते हैं भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, फिर चाहे वो एनिमल का विकास हुआ या फिर प्लांट का विकास हुआ, तो जो होता है इनके दोनों के बीच में हम डिफरेंस जो है कि बहुत आसानी से कर सकते, मतलब आसानी से नहीं कर सकते थे। तो हम बात अगर हम करें तो कुछ जो है कि हम अगर हम कहें ऐसे एज़ यूजुअली बात करें तो हम कहेंगे कि निम्न श्रेणी के पौधों और जंतुओं में अंतर करना कठिन हो जाता है। अब क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है। तो इसी कारण जो है कि जीवधारियों को वनस्पति विज्ञान के शास्त्रियों ने वनस्पति विज्ञान के तथा जंतु विज्ञान शास्त्रियों ने जंतु विज्ञान के अंतर रखा गया है, ठीक है, को रखा है मतलब। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वॉलवॉक्स और युगलीना की, सॉरी ये अलीना नहीं युगलीना है, तो हम वॉलवॉक्स को हम रखेंगे किस में? हम रखेंगे प्लांट में, और हम जो है कि युगलीना को किस में रखेंगे? एनिमल में रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है कि अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएट करने की तो ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम जो हमारे जो उच्च वर्ग के पौधे और जंतु होते हैं उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर चाहे देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये डिफरेंस कैसे होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ग्रोथ का, आई मीन वृद्धि का। मैंने आपको समझाया था और बताया भी था कि वृद्धि क्या होती है, ठीक है। तो वृद्धि की अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स में जो है कि लाइफ लॉन्ग वृद्धि होती रहती है, यानी कि ग्रोथ होती रहती है। अब वो क्यों वृद्धि होती रहती है? बिकॉज जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। अब ये जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो एपिकल होता है और दूसरा इंटरकैलरी होता है। तो जो शीर्षस्थ विभिजोतक, यानी कि मेरिस्टेम को हिंदी में क्या कहते हैं? विभिजोतक। जो एपिकल जो है कि विभिजोतक होता है, यानी कि शीर्षस्थ विभिजोतक होता है, और दूसरा क्या होता है? अंतर्वेशी विभिजोतक, यानी इंटरकैलरी, जो बीच में होता है, ठीक है। तो के विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये दो जो हैं कि एपिकल और इंटरकैलरी, इनसे क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। बट जब हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की, तो जो है कि ये मोटाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। आपने प्लांट को देखा होगा, प्लांट जो है कि लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, या फिर उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, और वो क्या ऊपर केवल लंबाई में बढ़ता है? नहीं, वो मोटाई में भी बढ़ता है ना। तो इसके लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला और दूसरा मैंने आपको बताया एपिकल और इंटरकैलरी। जो तीसरा होता है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो एपिकल और इंटरकैलरी होता है ये दोनों क्या करते हैं? लंबाई में जो है कि प्लांट की वृद्धि में टेक पार्ट करते हैं। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट चौड़ाई में है, या फिर हम कह सकते हैं मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है। लेकिन जंतुओं में एक विशेष स्थान पर न होकर सब स्थानों पर होता है। लेकिन जो एनिमल की बॉडी होती है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ऐसा नहीं होता है कि केवल हमारे हाथ में वृद्धि होती है, या फिर हम कह दें कि एक स्पेसिफिक टाइम में हमारे जो है कि पैर की केवल वृद्धि हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो है कि चारों तरफ वृद्धि होती रहती है। और जो प्लांट होता है उसमें लगातार लाइफ लॉन्ग वृद्धि होती है, बट जो एनिमल होता है उसमें लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। मैंने ये चीज़ आपको कई बार बताई, और ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल होता है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिविंग बीइंग तो दोनों है, तो वृद्धि तो दोनों में ही होगी ना, बट ऐसा है नहीं।
जो एनिमल होता है उसमें वृद्धि जो है कि एक लाइफ के एक स्टेज तक होती है, बट जो उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती है। बट जो प्लांट होता है उसमें लगातार यानी कि लाइफ लॉन्ग वृद्धि होती रहती है। दैट्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ किसके, प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको 3 तरीके के बताए हैं, जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। जो पहला पार्ट्स में है उसमें जो है कि 2 सब डिवीज़न है, जिसमें आपने सबसे पहले जो है आपने जाना कि एपिकल है और दूसरा क्या है, इंटरकैलरी है। तो इन दोनों की वजह से जो पौधा होता है यानी कि प्लांट होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, किस में वृद्धि करता है, लंबाई में। बट जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है या फिर मेरिस्टेम कह सकते हैं हम उसको, हम बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम की। ठीक है, यानी कि पार्श्वी विभोजक। लेटरल मेरिस्टेम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्वी विभोजक। इसके द्वारा जो है कि पौधा मोटाई में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। बट लेकिन जब हम लंबाई की बात करेंगे तो एपिकल और इंटरकैलरी यानी कि शीर्षद विभोजक और अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा पौधों में वृद्धि होती रहती है। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि पौधों में लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, बट जो एनिमल होते हैं उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल की बात जब हम बात करेंगे तो प्लांट में जो है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बट जब हम प्लांट की बात करेंगे तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोसा भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसा भित्ति। आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेल वॉल। तो हम जो है कि प्लांट है उसमें क्या पाया जा रहा है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक लेयर पाई जा रही है उसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोसा भित्ति। और ये बनी किससे होती है, बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है जो पौधों की जो सबसे बाहरी लेयर होती है यानी कि सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज की ही बनी होती है। और ये कैसी होती है, ये निर्जीव भित्ति होती है। ठीक है, कैसी होती है, निर्जीव यानी कि इसमें जीवन नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन में जीवन होता है बट जो है कि सेल वॉल में जीवन नहीं होता है। तो अब हम अगर डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं तो सेल वॉल जो है कि एनिमल में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो कोशा भित्ति होती है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, उसमें केवल क्या पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट जो है कि क्लियर करे। जो पहला पॉइंट आपका था वो ग्रोथ का था और जो सेकेंड पॉइंट था वो था सेल वॉल यानी कि कोशा भित्ति की। तो हम थर्ड पॉइंट पे जब आएंगे तो ये हम बात करेंगे क्लोरोफिल की, पर्णहरिम। तो मैंने पिछली वीडियो में अपने कई बार आपको बताया कि पर्णहरिम होता क्या है, यानी कि हरित लवक हम कह सकते हैं या फिर पर्णहरिम या फिर क्लोरोफिल कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, इसकी प्रेजेंस से प्लांट जो है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो है कि ये टेक पार्ट करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। किसमें करता है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषित क्या कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं। ठीक है, तो जो है कि आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि ऐसा मतलब जो है कि लिविंग बीइंग जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहा है या फिर बना सकता है, उसमें ये कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो प्लांट जितने भी हरे प्लांट होते हैं यानी कि हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें पाया जा रहा है। अब क्लोरोफिल उसमें पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो जो है कि एट लास्ट फाइनली क्या बनाएगा, फाइनली कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट ही तो वो मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका जो है कि सेवन कौन करता है, एनिमल भी करते हैं और प्लांट खुद भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए करता है। तो जो है कि अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की तो ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसी वजह से जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब वो डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। क्यों, अब प्लांट्स के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वो किसी और पे निर्भर नहीं रहता, उसके ऊपर सब निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट जो है कि ऐसा लिविंग बीइंग होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो केवल अपने ऊपर स्वयं के ऊपर डिपेंड रहता है, इसीलिए हम उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो जितने भी एनिमल होते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई अदर एनिमल हो, लाइक अगर हम डॉग की बात करें या फिर एलिफेंट की बात करें, कोई भी
ए टू जेड कोई भी एनिमल होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था केवल जो है कि जो कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल के बीच प्लांट और एनिमल के बीच में केवल वही जो है कि अपना भोजन स्वयं बना पाता है, और वो क्या होता है, वो होता है युग्लिना। युग्लिना ही ऐसा जो है कि युग्लिना ही ऐसा जो है कि हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक होता है दोनों के बीच में, जो अपना भोजन स्वयं बना पाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो है कि प्रकाश संश्लेषण। सॉरी, थोड़ी सी चीज़ मिस हो गई है। वो है कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो लाइक फंजाई, जो पूरी तरीके से मतलब क्या करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं, यानी कि इनमें पर्णहरिम नहीं होता है, तो ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। बट ये काउंट किस में किए जाते हैं, प्लांट्स में। तो जब हम अभी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि फंजाई क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, यानी कि फोटोसिंथेसिस की। तो क्लोरोफिल प्रेजेंस होने के कारण, यानी कि प्रेजेंट होने का कारण जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट कैसे होती है, ये होती है सोलर एनर्जी के थ्रू। ठीक है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो भी इसमें टेक पार्ट करती है, यानी कि प्रकाश वो भी टेक पार्ट करता है। और जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से क्या लेते हैं, ये जल लेते हैं, और जो भी और उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जो जड़ होता है वो अपने जड़ों से क्या कहते हैं, जल को लेते हैं उसी के थ्रू। ठीक है, उसके थ्रू ये जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं और क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो जंतु इसी वजह से जो है कि प्लांट पे डिपेंड होता है। तो अब हम बात करेंगे मूवमेंट की, यानी कि जो प्लांट होता है क्या उसमें मूवमेंट पाई जाती है, ऑफ कोर्स पाई जाती है, बट ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें जो है कि प्लांट की बॉडी का, तो उसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के नहीं जाते हैं, बट यानी कि दैट मीन्स उसमें लोकोमोशन नहीं होता है, उसमें केवल क्या होता है, मूवमेंट होता है। और मूवमेंट भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ें वो मिट्टी में धंसी हुई होती हैं। ठीक है, मिट्टी में धंसी हुई होती हैं, तो उसकी जो जड़ें होती हैं और उस पर जो राइजोइड्स लगे होते हैं वो जड़ों में मतलब मूव करके चारों तरफ आगे जाते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, परंतु जंतु जो है कि भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करता है। दैट मीन्स वो लोकोमोट भी करता है और मूवमेंट भी उसकी बॉडी में होता है। तो पौधों और जीव जंतुओं में यह अंतर उनकी पोषण भिन्नता के कारण होता है। क्यों होता है, अब हम अगर कहें कि अगर हम कहें कि जो है कि प्लांट में मूवमेंट बहुत कम क्यों पाया जाता है, या फिर जो है कि लोकोमोशन बिल्कुल क्यों नहीं पाया जाता है, तो उसमें जो है कि ये इसलिए क्योंकि उसकी जो पोषण भिन्नता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो जो है कि उसमें डिफरेंस बहुत ही मेजर पाया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रेजेंस किसकी वजह से वो होती है, क्लोरोफिल की वजह से। तो इसी वजह से जो है कि प्लांट जो है कि उनको तो वो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं ना, तो उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से जो एनिमल होता है उसमें तो ऐसा कुछ पाया नहीं जाता क्लोरोफिल, इसीलिए वो अपना भोजन जो है कि प्लांट से प्राप्त करता है। और जो इन्वायरमेंट है उससे जो है कि बैलेंस करने के लिए भी वो अपने फेवरेबल वातावरण को ढूंढता है, तो इसलिए वो गमन करता है, यानी कि लोकोमोशन करता है। तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स की, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो हमारा 6 पॉइंट है, वो जो है कि ज़मीन में जो उनकी जड़ें होती हैं, यानी कि रूट्स होते हैं, वो मिट्टी में धंसे हुए होते हैं, तो उन्हीं की सहायता से ये क्या करता है, खनिजों को या फिर जल को जो है कि ये अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो प्लांट होता है उसको ज़रूरत होती है कई सारे नाइट्रेट्स की, नाइट्राइट्स की, या फिर अदर फास्फोरस की, जिसकी भी ज़रूरत होती है वो अपनी जड़ों से जो है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट एनिमल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, वो केवल क्या करता है, वो ठोस पदार्थों का ही सेवन करता है। इसी वजह से उसको शक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपने पैर से या फिर हाथ से ज़मीन में कुछ है तो वो शक करेगा, नहीं, वो पूरी तरीके से प्लांट पे डिपेंड होता है, प्लांट पे डिपेंड होता है। और जो है कि
बहुत लोग क्या होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं तो वो दूसरे एनिमल को मार करके खाते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन जब हम जो है कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बात करेंगे तो जो प्लांट होता है उसमें ये क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ों से जो है कि जल को और भी अदर जितने भी मिनरल्स की उसको ज़रूरत होती है वो खींचता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, तो वो हमारा है विशेष उत्सर्जन तंत्र यानी कि स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम। जंतुओं में जो है कि स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए यानी कि उत्सर्जन के लिए। मतलब जितना भी वो भोजन खाता है या फिर जितना भी पानी वो पीता है, जो भी ड्रिंक वो करता है, तो क्या पूरा जो है कि ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, नहीं, पूरा नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जब वो कुछ भी चीज़ खाता है या फिर पीता है तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जाके भोजन पचता है यानी कि डाइजेस्ट होता है। फिर जो चीज़ की ज़रूरत होती है बॉडी को वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वहीं एलिमेंट्री कैनाल से। लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं है तो वो बॉडी में पड़ी तो नहीं रहेगी ना ऐसे एज इट इज़। तो अगर उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे बॉडी को मतलब कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। तो इस वजह से उसको जो कि बॉडी के बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एनिमल में एक नहीं, हम कह सकते हैं कि जैसे जो एनिमल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, कि जो एक सिस्टम पाया जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें किडनी पाई जाती है, जो है कि हमारे ब्लड का जो है कि क्या कहते हैं उसको प्यूरिफाई करती है। और उसके बाद जो भी एक्सक्रीटा बचता है उसके बाद भोजन के डाइजेशन के बाद उसको जो है कि मल के रूप में हम लोग त्यागते हैं। और जो है कि यूरिन के रूप में जो पानी है वो यूरिन के रूप में जो है कि हमारा ब्लड साफ़ करके उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, किडनी के थ्रू। तो जो है कि जबकि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो हमारा जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो उत्सर्जन के लिए उसमें क्या मैकेनिज़्म पाई जाती है, वो जो उसका छाल होता है वो बार्क यानी कि पौधों में उत्सर्जन पौधों की छाल या कार्यमान यानी कि सेंसेंट, ठीक है, पत्तियों के गिरने पर होता है। तो उसमें कहाँ से पाया जा रहा है उत्सर्जन, उसमें ये पाया जा रहा है कि जब छाल जो है कि बहुत पुरानी हो जाती है, उसमें जो है कि पुरानी उसके अंदर नई छाल आने लगती है, तो वो क्या करता है कि वो पुरानी छाल को जिसमें जीवन नहीं रह जाता उसको बाहर छोड़ देता है। और जो पत्तियां जो कि ज़रूरी नहीं होती हैं, जो सूखने लगती हैं, तो वो क्या करता है उसको नीचे गिरा देता है। तो जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो जंतु और प्लांट में बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। अब वो हमने समझा कि कैसे अलग अलग होता है। अब हम 8 पॉइंट की बात करेंगे तो वो है तारकाय या सेंट्रोसोम। तो केंद्रीय शरीर यानी कि सेंट्रोसोम, अगर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की यानी कि सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रल बॉडी, तो जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास या एक तारे के समान रचना होती है। किसके समान रचना होती है? तारे के समान। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल बॉडी या फिर सेंट्रोसोम कहते हैं। कैसी इसमें रचना पाई जा रही है? ये कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के पास या एक तारे की समान रचना होती है और कोशिका विभाजन में विशेष तरह से टेक पार्ट करती है, ठीक है। अब इसको कहते क्या है? इसको तारकाय कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये किसके समान रचना होती है? तारे के समान। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। अब ये किस में टेक पार्ट करती है? टेक पार्ट करती है सेल डिवीज़न में। और ये पाई कहाँ जा रही है? न्यूक्लियस के आसपास पाई जा रही है। तो ये किस में टेक पार्ट करेगी? ये सेल डिवीज़न में टेक पार्ट करती है, ओके। तो अब हम बात करें प्लांट के बारे में, तो प्लांट में ये नहीं होती है। कुछ निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं जैसे कि शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंजाई, इसमें ये पाई जाती हैं। बट जंतुओं में ये फुली मतलब जो है कि विकसित होता है सेंट्रोसोम, उसमें पाया जाता है। कहाँ पाया जा रहा है? ये न्यूक्लियस के पास पाया जा रहा है। अब हम 9 पॉइंट की बात करेंगे तो बात करेंगे लयनकाय यानी कि लाइसोसोम। तो लाइसोसोम करता क्या है? लाइसोसोम प्लांट में पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जंतु कोशिका में कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में जो है कि लाइसोसोम फुली डेवलप्ड होते हैं, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता। ये केवल कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडिटिंग में मिस्टेक हो गया है, इस वजह से ये चीज़ें आ गई हैं, सॉरी। अब हम बात करें रसधानी की यानी कि वैक्यूल की। तो वैक्यूल जो है कि प्लांट्स में कैसा होता है?
पूर्ण विकसित होता है, लेकिन जो ये एनिमल होता है उसमें पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये मैंने आपको जूलॉजी में भी बताया था कि प्लांट यानी रसधानी यानी कि जिसको वैक्यूल कहते हैं या फिर हम सेल सैप भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है कि वाटर पाया जाता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। तो ये प्लांट में पूरी तरीके से विकसित होता है, लेकिन जो है जंतु कोशा होती है उसमें ये नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 11th पॉइंट की बात करें वो है सेल डिवीज़न का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब पादप कोशिका में सूत्री विभाजन होता है यानी कि सेल डिवीज़न होता है, यानी कि माइटोसिस होती है जब, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस के पश्चात जब दो पुत्री केंद्रक बनते हैं, यानी कि जब किसी चीज़ में डिवीज़न होता है तो वो 2 भाग में बढ़ता है। तो ऐसे ही जब सेल डिवीज़न होता है तो वो भी 2 भागों में बढ़ता है, और वो 2 भाग आगे चल के पुत्री केंद्रक जो है कि बनाते हैं। और इनके बीच जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो उसमें जो है कि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में भी उस जो है कि डिवीज़न होता है। तो वो डिवीज़न जब होने लगता है तो भूमध्य रेखीय भाग में फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है, जिसमें सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल यानी ये और गोल्जी कॉय की थैलियाँ एकत्रित रहती हैं। कहाँ एकत्रित रहती हैं? ये भूमध्य रेखीय भाग में। और वहाँ पे निर्माण किसका होता है? फ्रैग्मोप्लास्ट का। इसी फ्रैग्मोप्लास्ट के आसपास जो है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, यानी कि जो है कि सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और गोल्जी कॉय की थैलियाँ यानी कि वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, यह रचना कोसा पटलिका में परिवर्तित हो जाती है। आगे चल के क्या होता है? कोसा पटलिका में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो है कि इस प्लेट पर बाद में प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि जंतु कोशा में, तो जंतु कोशा में भी 2 पुत्री केंद्रकों का जो है कि निर्माण होता है डिवीज़न के बाद, सेल डिवीज़न के बाद। और भूमध्यरेखीय भाग में कोशा द्रव्य विभाजन भी होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस भी होती है। ठीक है, अभी किसके जो है कि किसके द्वारा होती है? अंतर्वलन के द्वारा होती है। अंतर्वलन क्या होता है ये हम अपने जो है आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ने लगेंगे तभी अभी बताना मेरा सही नहीं होगा, तभी जब बताऊंगी तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो हो रहा है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हो रहा है आपका क्या? कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो हमारा जो है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है? हमारा होता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि उसका भी डिवीज़न होता है जब कैरियोकाइनेसिस होती है। जब 2 पुत्री केंद्रक बनते हैं जो है कि सेल डिवीज़न में, तो जो है कि कैरियोकाइनेसिस जब होती है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। और ये डिवीज़न कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखीय भाग में। तो प्लांट में क्या बन रहा है? प्लांट में बन रहा है फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, और यही फ्रैग्मोप्लास्ट जो है कि जिसमें जो है कि सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल और जो है कि वेसिकल्स पाए जा रहे हैं, और यही रचना कोसा पटलिका यानी कि सेल प्लेट में परिवर्तित हो जाती है, जो बाद में आगे चल के प्राथमिक भित्ति का निर्माण करती है। बट जो एनिमल सेल होता है उसमें जो है कि भूमध्यरेखीय भाग में कोशा द्रव्य का विभाजन होता है। वो किसके थ्रू होता है? वो अंतर्वलन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? अंतर्वलन के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जीवधारियों को वर्गीकृत कैसे किया गया है, किसने वर्गीकृत किया था? देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने अपना काम किया था जो है कि क्लासिफिकेशन पर, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई अदर साइंटिस्ट के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनके जो है कि डिवीज़न को बहुत ही इनिशिएट किया कि हाँ ये डिवीज़न बहुत ही उचित है या फिर बहुत ही ठीक है। तो जितने भी जीवधारी हैं, यानी जैसे कि हम मेनली हम बात अगर करते हैं प्लांट की और किसकी? एनिमल की। लेकिन जो R.H. विटेकर थे, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है कि अपना वर्गीकरण दिया लिविंग बींग्स को लेकर के, और हमें बताया कि हम कैसे लिविंग बींग्स को जो है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड करके हम बहुत अच्छी तरीके से जो है कि लिविंग वर्ल्ड को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो R.H. विटेकर 1969 यानी कि 1969, ठीक है, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से क्लासीफाई करके बताया। और जो है कि लिविंग बीइंग को इन्होंने कितने जगत में बांटा? इन्होंने बांटा 5 जगत में, यानी कि 5 किंगडम में। विटेकर ने जीवधारियों यानी कि लिविंग बीइंग्स को कितने किंगडम में बांटा? इन्होंने बांटा 5 किंगडम में। तो R.H. विटेकर ये बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट हैं इन जो है कि बायोलॉजी वर्ल्ड में।
अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बहुत ही, इन साइंटिस्ट का नाम बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। इन पे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, फिर चाहे वनडे के